जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MSF हिस्ट्री भारत पर। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर सम्मान मिलने तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 8 में आज हम लेकर आए हैं परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा की पूरी कहानी। मेजर धन सिंह थापा का जन्म 10 अप्रैल 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता का नाम पदम सिंह थापा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी शुक्ला थापा और 3 बच्चे थे। धन सिंह थापा 28 अगस्त 1949 को 1st बटालियन 8 गोरखा राइफल में शामिल हुए और 21 फरवरी 1951 को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 21 फरवरी 1953 को लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत हुए। 29 सितंबर 1956 को लेफ्टिनेंट बने और 21 फरवरी 1957 को कप्तान पद पर पदोन्नत किया गया। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से मतभेद था। विवादित क्षेत्र में बढ़ती चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक योजना को मंजूरी दी, जिसमें चीनियों के सामने कई छोटी चौकियां स्थापित करने का आह्वान किया गया था। 19-20 अक्टूबर 1962 की रात को चीन ने भारतीय सुरक्षा के पूर्वी क्षेत्र पर हमला किया। उसी रात उन्होंने लद्दाख के गलवान, चिपचैप और पेंगोंग इलाके में चौकियों पर हमला किया और कब्जा कर लिया। 21 अक्टूबर को चीन श्रीजाप और यूला पर कब्जा करने के उद्देश्य से पेंगोंग झील के उत्तर की ओर बढ़े। श्रीजैप 1 पोस्ट की स्थापना 1st बटालियन 8 गोरखा राइफल द्वारा पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर की गई थी। यह फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू करने के लिए बनाई गई पोस्टों की श्रृंखला का हिस्सा था। सुशुल हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए यह पोस्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। मेजर धन सिंह थापा की कमान के तहत 1st बटालियन 8 गोरखा राइफल की डेल्टा कंपनी को पोस्ट की देखरेख का काम सौंपा गया था और वह 48 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थी। जैप 1 को संभालने के लिए डेल्टा कंपनी के केवल 28 जवान मौजूद थे। इस बीच चीनियों ने इनके चारों और 3 चौकियां स्थापित की। 19 अक्टूबर 1962 को पैदल सेना के आगमन के साथ श्रीजाप 1 के आसपास चीनी सेना की ताकत में भारी वृद्धि देखी गई। इससे मेजर थापा को हमले का अंदेशा हो गया। उन्होंने अपने सैनिकों को तेजी से खुदाई करने और गहराई तक खुदाई करने का आदेश दिया। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे तोपखाना और मोटर से पहला हमला किया। यह 2.5 घंटे तक चला, जिससे उनकी पैदल सेना को अच्छा कवर मिला, जिससे चीनी सेना पोस्ट की ओर बढ़ी। गोलाबारी समाप्त होने तक लगभग 600 चीनी सैनिकों ने चौकी को पीछे से घेर लिया। चीनियों को देखते ही गोरखाओं ने तुरंत लाइट मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी और बड़ी संख्या में चीनियों को मार डाला। चीनी तोपखाने ने कई भारतीय सैनिकों को हताहत किया और बाकी बटालियन के साथ डेल्टा कंपनी का संचार भी नष्ट कर दिया। मेजर थापा अपने सेकंड इन कमांड सूबेदार मीन बहादुर गुरुंग के साथ सुरक्षा को समायोजित करने के लिए सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, चीनी तोपखाने की मदद से पोस्ट के 50 गज नजदीक पहुंच गए। भारतीय सैनिकों को खदेड़ने के लिए चीनियों ने चौकी पर आग लगाने वाले बमों से हमला करना शुरू कर दिया। जवानों ने हथगोलों और हथियारों से जवाबी हमला किया। सूबेदार गुरुंग जो LMG चला रहे थे, उनके ऊपर एक बंकर गिर गया और वो मलबे के नीचे दब गए। उन्होंने खुद को मलबे से बाहर निकाला और LMG फायर शुरू कर दिया, जिससे चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा। तब तक पोस्ट पर केवल 7 लोग बचे थे। मेजर थापा अभी भी कमान संभाल रहे थे। अगला चीनी हमला भारी मशीन गन और रॉकेट लॉन्चरों के साथ किया गया। इस पोस्ट पर झील के किनारे से कई नावों द्वारा भी हमला किया गया, जो कि भारी मशीन गन से लैस थी। इस बीच बटालियन मुख्यालय द्वारा श्रीजैप 1 की स्थिति का पता लगाने के लिए भेजी गई 2 तूफान नावें स्थान पर पहुंच गई। दोनों नावों पर चीनियों ने गोलीबारी की। एक नाव डूब गई और दूसरी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पहली नाव में सवार सभी जवान शहीद हो गए, लेकिन नायक रविलाल थापा दूसरी नाव को चीनी हमले से बचाते हुए मुख्यालय पहुंच गए। उस समय तक टैंक द्वारा किए गए तीसरे चीनी हमले के बाद पोस्ट पर केवल 3 जवान बचे थे। एक बम मेजर धन सिंह थापा के बंकर में गिरा, लेकिन वो आग से बचकर बाहर आ गए। गोला बारूद समाप्त हो गया था। मेजर थापा ने खाई में छलांग लगा दी और हाथ से हाथ की लड़ाई में कई घुसपैठियों को मार गिराया, इससे पहले कि वो काबू में आ गए और मेजर धन सिंह थापा को बंदी बना लिया गया। बटालियन मुख्यालय में नायक रविलाल थापा ने बताया कि श्रीजैप 1 पोस्ट बर्बाद हो गया है। सभी जवान शहीद हो गए हैं। उसे पता ही नहीं चला कि बचे हुए अंतिम 3 जवानों को बंदी बना लिया गया था। इनमें से राइफलमैन तुलसीराम थापा चीनियों से बचने में कामयाब रहे और बटालियन मुख्यालय पहुंच गए। कई दिनों तक यह पता नहीं चला कि मेजर थापा को चीनियों ने बंदी बना लिया है। युद्धबंदी के रूप में मेजर धन सिंह थापा के साथ बुरा व्यवहार किया गया। सैन्य परंपरा के खिलाफ उन्हें कई सजाओं से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले चीनी सैनिकों को मारने के लिए और दूसरा भारतीय सेना और भारत सरकार के खिलाफ बयान देने से इनकार करने के लिए। नवंबर 1962 में युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। देश के लिए अपने महान कार्यों और अपने सैनिकों को युद्ध के दौरान प्रेरित करने के उनके प्रयासों के कारण उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन वर्ष 1963 में उनके जीवित वापस लौटने पर आवश्यक संशोधन किए गए। वापस लौटने के बाद मेजर
धन सिंह थापा को 21 फरवरी 1964 को मेजर के वास्तविक पद पर पदोन्नत किया गया और 28 फरवरी 1970 को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और 30 अप्रैल 1980 को सेना से सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त के बाद थापा लखनऊ में बस गए और कुछ समय के लिए सहारा एयरलाइंस में निदेशक के रूप में काम किया। 6 सितंबर 2005 को मेजर धन सिंह थापा ने अंतिम सांस ली। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।